हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हमारी प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 54 है, जो कि यूज़फुल है यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स के लिए और यूपीएचईएससी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े क्वेश्चंस पे पहुँचे, आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो कैपिटल स्टडी सर्कल है वो ऑफलाइन भी आ चुका है। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आगे दिए हुए फ़ोन नंबर पे या व्हाट्सएप पे। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो हमारी एक बहुत अच्छी टीम जो है रिसर्च में आपको असिस्ट कर सकती है, चाहे वो रिसर्च ज्वाइन करने के लिए हो या फिर ऑलरेडी अगर रिसर्च में हैं तो आपको असिस्टेंस चाहिए। तमाम सारे एक्सपर्ट जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से, डीयू से, जामिया से, अलीगढ़, बीएचयू, आईआईटी से हमारे साथ जुड़े हुए हमारी टीम में हैं, वो आपको सही गाइडेंस देंगे और हेल्प भी कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ कोई ऐसी समस्या है तो आप हमें ज़रूर कॉल करके बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि अभी तक हमने जो टेस्ट सीरीज़ का पार्ट था उसमें से 100 क्वेश्चन कर लिए थे 5 अलग अलग वीडियो में, और आज हमारा 101वां नंबर है। ये थोड़ा सा ब्राइट है, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ूंगा तो समझ जाएंगे आप कि प्रभाव समूह सबसे पहले आरंभ हुए। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रभाव समूह सबसे पहले आरंभ हुए कहाँ पे? तो इसका आंसर क्या होगा कि प्रेशर ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनेटेड इन स्विट्ज़रलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। कहाँ हो सकता है? फ्रांस में, यूएसए में, ब्रिटेन में, स्विट्ज़रलैंड। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर जो डेमोक्रेटिक चीज़ें हैं या नए इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पे होते हैं? या तो ब्रिटेन में है या तो अमेरिका में। अब ब्रिटेन में जो है वो नहीं है तो कहाँ पे हो सकता है? अमेरिका में। अमेरिका में जो है बहुत सी नई नई चीज़ें जो हैं वो हुई। तो अमेरिका में जैसे स्पॉयल सिस्टम था वो ख़त्म किया गया पहले। इसके बाद अगर हम देखें कि अमेरिका के अंदर जो प्रेशर ग्रुप है ये आता है कि उसको एग्जिस्ट में माना जाता है कि ये सरकार के विरोध में नहीं है, ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, प्रजातंत्र का एक पार्ट है। बाकी जगह पे ये माना जाता है कि जब कोई सरकार को पे ऊपर दबाव बनाता है तो गलत चीज़ मानी जाती है कि ये सरकार के विरोधी हैं या देश के विरोधी हैं। लेकिन ये अमेरिका में ये होता है कि अगर इस चीज़ को करते हैं तो उसको कहते हैं कि सही चीज़ है। इसके अलावा अमेरिका में ही लॉबिंग जैसी चीज़ होती है। जैसे हमारे यहाँ जो लॉबिंग होती है कि अगर कोई किसी पार्टी का है और उस पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया कि इस बिल का विरोध करना है, तो वो उसके सभी एमपी या एमएलए को उसका विरोध करना पड़ेगा, और जो नहीं करेगा उसकी सदस्यता चली जाती है। तो लेकिन उसी समय अमेरिका जैसे डेमोक्रेसी में वहाँ पे ये फ्रीडम है कि अगर कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति भी किसी दूसरी पार्टी की जो सत्ता में है उसको, या सत्ता वाली पार्टी जो है दूसरे पार्टी का कोई बिल है तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये अपोजिशन है, उसका कोई बिल है तो सत्ता पक्ष के लोग भले पार्टी नहीं करे लेकिन उसके एमपी एमएलए इसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं लॉबिंग की, दो चार को तोड़ लाना, ये सब बातें करना। तो माना जाता है कि ये ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, क्योंकि इस तरह से तो हो जाएगा कि बधुआ मजदूर की तरह हो गया कि एक पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया, अब आप चाह के भी आपको सही लग रही है पॉलिसी अपोजिशन की या गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको अच्छी लग रही, फिर भी आप उसको वोट नहीं कर सकते। तो ये वहाँ की डेमोक्रेसी में तो है, लेकिन भारत में इसका उल्टा भी है, क्योंकि यहाँ पे होता है कि कई बार पैसे से चले जाएंगे उधर के लोग या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए वहाँ पे नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या है? दबाव समूह या प्रभाव समूह का ओरिजिनेशन जो होता है, प्रारंभ जो होता है वो अमेरिका से होता है। तो अमेरिका बहुत सी चीज़ों को प्रारंभ करता है, जैसे हमने बताया कि आपको स्पॉयल सिस्टम वहाँ से ख़त्म होता है, या फिर फिलबस्टर, गैरिंग ये सब चीज़ें भी हैं जो आगे अलग अलग इससे पहले भी हम देख चुके हैं और आगे भी ये क्वेश्चन आएंगे ही। तो अमेरिका से रिलेटेड ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पॉलिटिकल पार्टीज आर जनरली फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ ऐसी होती है जिसके बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है।
इसमें कुछ चीज राजनीतिक दल सामान्यतः इस आधार पर बनता है: आम हित, आम आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत, आम सामूहिक हित, ऊपरी सभी। कि राजनीतिक दल किस चीज़ पे बनते हैं? एक्चुअली अगर बहुत कॉमन से देखा जाए तो सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो होता है कॉमन इंटरेस्ट। कि राजनीतिक दल का जो सबसे पहले लिखा होता है कि राजनीतिक दल जो फॉर्म होते हैं वो आम हित के लिए होते हैं। आम आर्थिक राजनीतिक सिद्धांत ये तो है, आम सामूहिक हित भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है आम हित। तो आम हित कॉमन इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसलिए सही आंसर 102 हो जाएगा, 102 का ए। आगे बढ़ते हैं, 103 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज रेंडर ग्रेट सर्विस टू द पुअर पीपल बाय। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल गरीब लोगों की इस प्रकार सेवा करता है: उन्हें चुनाव में सरकार के साथ उनकी समस्याओं को पहुंचाना, ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाना, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगने वाली राशि प्रदान करना। तो आइडिया क्या है कि क्या चीज़ हो सकती है सही? कि टेकिंग अप देयर कॉज विथ गवर्नमेंट, कि उनका जो कॉज है वो गवर्नमेंट की तरफ ले जाना। प्रोवाइडिंग फ्री लीगल असिस्टेंस, प्रोवाइडिंग देम नेसेसरी फंड, कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ऑल ओवर। कि पहला तो है कि क्या उनकी समस्याएं पहुंचाना, सरकार के साथ उनकी समस्याओं को पहुंचाना। राजनीतिक दल गरीब लोगों की सेवा किस प्रकार करते हैं? अब गरीब लोगों की सेवा, उनकी समस्या पहुंचाना, ये हो सकता है, ये भी आइडिया है, लेकिन सबसे सही जो सटीक आइडिया क्या होगा वो कि ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाना। अब ये कानूनी सहायता पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं पहुंचाती। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगने वाली राशि मुहैया कराना। कि इसका सही आंसर यही है कि जो होता है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो क्या करेगी, जो गरीब है किसी पार्टी का वो उसको भी इलेक्शन लड़ने में मदद करती है, तो इसकी वजह गरीब आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो इस तरह से इसको माना ये जाता है कि उनको इलेक्शन लड़ने में जो प्रोवाइड करती है फंडिंग, यही पॉलिटिकल पार्टी अलग तरीके से कर सकती है। बाकी सारी चीज़ें तो नहीं कर पाती, वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करती है। तो आगे बढ़ते हैं, 104 नंबर देख लेते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रेशर ग्रुप्स ट्राई टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन। दबाव समूह या प्रभाव समूह अपने सदस्यों का हित इस प्रकार दबाव डालकर आगे बढ़ाते हैं। किस पर? संविधान पर, अधिकारी पर, न्यायपालिका पर, ऊपरी सभी। तो संविधान, यहाँ देखिए ट्रांसलेशन गलत है, संविधान नहीं लिखा है, यहाँ लेजिस्लेचर है, विधायिका, विधायिका पे। एग्जीक्यूटिव अधिकारी नहीं हो गया, कहते हैं ये हो जाएगा कार्यपालिका पर, और न्यायपालिका तो सही है। तो इन तीनों पे ही अलग अलग तरीके से दबाव समूह दबाव बनाते हैं। अगर आप आजकल सुन रहे हो जजमेंट्स या उसमें, तो कई बार जजेस ये बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है मीडिया की तरफ से या प्रेशर ग्रुप्स की तरफ से। तो ये जो है इसका सही आंसर क्या है, वो ऊपर के सभी के लेजिस्लेचर पे भी दबाव बनाते हैं कि कानून वैसा बने, कानून बन गया तो इम्प्लीमेंट सही से ना हो, एग्जीक्यूटिव पे दबाव होता है और जुडिशरी पे भी दबाव होता है कि उसको कैंसिल करे, ऐसा कई बार होता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 104 का डी। आगे बढ़ते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्टेन फीचर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन आर गिवन बिलो बट वन ऑफ देम हैज़ बीन रॉन्गली लिस्टेड। अब यहाँ लिखा है लोक राय के कुछ वैशिष्ट नियम दिए गए हैं। लोक राय मतलब पब्लिक ओपिनियन, लेकिन उसमें एक गलती से सम्मिलित किया गया है। लोक राय यह एक निश्चित राय होती है, ये पूछा है। और लोक राय यह सशक्त चर्चा और कारणों पर निर्धारित होती है। सामान्यतः वह बुद्धिवादी अल्पसंख्यकों की राय होती है। लोक राय आम हित पर आधारित होती है। तो लोक राय क्या बनाई गई है? लोक राय का मतलब होता है पब्लिक ओपिनियन इज डेफिनेट ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन बेस्ड ऑन साउंड आर्गूमेंट्स एंड रीजन,
जनरली इट इज़ द ओपिनियन ऑफ इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी। तो लोक राय के ऊपर बहुत सी चीज़ें अलग अलग है। एक्चुअली इसको बहुत कॉन्क्रीट टर्म में सीधे सीधे आंसर करना तो मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग जो एग्ज़ाम है तो उसमें अलग अलग कई बार एक को सही बना देंगे, कोई दूसरे को सही बना देता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग थिंकर्स का ओपिनियन अलग अलग होता है। लेकिन पब्लिक ओपिनियन का एक बेसिक आइडिया मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या होना चाहिए। एक जनरल एग्रीमेंट होना चाहिए, रैशनल मतलब तर्क लॉजिक होना चाहिए, जनरल वेलफेयर कल्याण सबका होना चाहिए, सभी के जीवन से जुड़ा हुआ ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, नैतिकता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट ओपिनियन इम्पोज्ड ओपिनियन जो है कि कोई ऐसा ना हो कि इम्पोज कर दिया किसी ने कि पैसा दे दिया या किसी वजह से, वो नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव और निगेटिव नकारात्मक नहीं होना चाहिए। बेस्ड ऑन राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे बेस्ड होना चाहिए। बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, प्रजातंत्र का बेस होना चाहिए। रियल सैंक्शन बिहाइंड द लॉ ऑफ द स्टेट। इन सब चीज़ों से जो कैरेक्टरिस्टिक है पब्लिक ओपिनियन का। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो क्या चीज़ नहीं होनी है, ये जो सी है सामान्यतः या बुद्धिवादी अल्पसंख्यकों की राय होती है, तो ये नहीं हो रहा। ये क्या होता है, जनरल पब्लिक का ओपिनियन होता है, सिर्फ कुछ लोगों का, माइनॉरिटी के लोग की, मतलब माइनॉरिटी का मतलब किसी क्लास का नहीं है, कि माइनॉरिटी का मतलब कुछ अल्पसंख्यक तरीके के, जैसे कुछ इंटेलेक्चुअल हों, वो भी इंटेलेक्चुअल मिला के अल्पसंख्यक हो जाएंगे, या आप हो सकता है कुछ कवि हों, वो भी माइनॉरिटी हो जाएंगे क्योंकि सिर्फ कवियों का ओपिनियन होगा, या किसी और का। तो ये जो बोल रहा हूँ कि सामान्यतः बुद्धिजीवी अल्पसंख्यकों की राय होती है। कि बुद्धिजीवी का मतलब इंटेलेक्चुअल जो है, तो इंटेलेक्चुअल अपने आप में अल्पसंख्यक हो जाएंगे, बहुत कम ही लोग बुद्धिजीवी हैं, बाकी सभी लोग तो नॉर्मल पब्लिक है। तो उनकी राय ऐसा नहीं, पब्लिक ओपिनियन ये नहीं होता। बाकी सारी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं 106 पर पहुँचते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोक राय की अनेक धाराओं में अखबार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अखबार लोक राय का प्रभावी माध्यम हो सकता है यदि, अब इंग्लिश में देख लेते हैं, अमंग्स द एजेंसी ऑफ पब्लिक ओपिनियन द प्रेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। प्रेस कैन बी एन इफेक्टिव एजेंसी ऑफ पब्लिक ओपिनियन ओनली इफ वह सरकार की नीतियों से बद्ध है। कि अगर जो अखबार है वो अगर सरकार की नीतियों से बद्ध रहे, बद्ध का मतलब इट इज़ कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसी से बाइंडिंग रहे, जुड़ा हुआ रहे, वह मुक्त और निष्पक्ष है, वह कमज़ोर वर्ग के उद्देश्यों का समर्थन करता है, वह सरकार की नीतियों का तीव्र आलोचक है। तो कब जो है लोक राय अनेक धाराओं में अखबार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अखबार लोक राय को प्रभावित माध्यम हो सकता है। कैसे हो सकता है कि अगर लोक राय बनाने में अखबारों का एक बड़ा रोल हो सकता है, तो अगर वो सिर्फ आलोचना करेगा तो निगेटिव चीज़ हो गई। अभी हमने बात की निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए लोक राय में। कमज़ोर वर्ग के उद्देश्यों का समर्थन करता है तो उसका भी एक एजेंडा हो गया कि तो वो क्या होना चाहिए, वह मुक्त और निष्पक्ष होना चाहिए, कि बिल्कुल किसी उसका अपना एजेंडा ना हो, और इट इज़ फ्री एंड इम्पार्शियल, तभी वो सही जो ओपिनियन क्रिएट कर पाएगा, लोक राय उसको माना जाएगा। अदरवाइज़ क्या मान लिया जाएगा, ये प्रोपेगेंडा है, इसको लोक न मान के प्रोपेगेंडा मान लिया जाता है, कि किसी खास उद्देश्य से किया गया प्रोपेगेंडा वो मान लिया जाएगा। कि अगर हम मान ली कोई भी किसी भी चीज़ के लिए किसानों के हित में ही काम करता है, लेकिन वो उसका अपना हित है इसलिए काम कर रहा है, तो अगर वो निष्पक्ष ना हो गया, वो उसका कुछ हिडन एजेंडा हो जाएगा, तो क्या मान लिया जाएगा, ये लोक राय नहीं है। तो इसलिए निष्पक्ष होना अखबारों का बहुत ज़रूरी है। या उल्टा कर ले इसका कि अगर वो सरकार की नीतियों को ही सिर्फ प्रोपोगेट करे तो भी वो गलत होगा। वो कहते हैं लोक राय नहीं बना रहा है, इसका मतलब वो अपना एजेंडा, सरकार का जो एजेंडा है उसको चला रहा है। आगे बढ़ते हैं 107 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। फिर से पब्लिक ओपिनियन पे आ गया। आम राय जो है, लोक राय की निम्न में से कौन सी अत्यंत बेहतर परिभाषा है। तो लोक राय विशिष्ट मामलों पर एक जैसे व्यक्तिगत राय का पूर्ण योग, एग्रीगेट ऑफ ऑल आइडेंटिकल पर्सनल ओपिनियंस ऑन अ स्पेसिफिक, कि किसी एक इशू पे अलग अलग व्यक्तियों की एक राय है, उसका योग जो है वो
बहुसंख्यकों की राय का जोड़, कि मेजॉरिटी जो है उसका जो राय है उसी का जोड़, कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा दी गई राय का पूर्ण योग, कुछ इन्फ्लुएंशियल या इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं या कुछ प्रभावी लोग हैं, मान लीजिए अंबानी, अडानी या इस तरह के लोग हो गए, या क्रिकेटर्स हो गए, ये प्रभावी, हीरो हीरोइन हो गए, ये प्रभावी, इनका जो राय है वही क्या अच्छा है, वो लोक राय तैयार करती है। राजनीतिक मुद्दों, राजनीतिक समुदाय में राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विचार जो अपेक्षाकृत बड़े वर्ग में बोले और बांटे जाते हैं। तो लोक राय के सबसे जो इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं कि डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है, कि वो यही है कि राजनीतिक समुदाय में राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विचार जो अपेक्षाकृत बड़े वर्ग में बोले या बांटे जाते हैं, यही क्या बनाते हैं, ये लोक राय बनाते हैं। तो इसके इंग्लिश में देखते हैं, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस व्यूज शेयर एंड वॉइस्ड बाय रिलेटिवली लार्ज सेगमेंट्स इन पब्लिक कम्युनिटी। तो आगे बढ़ते हैं, 107 के बाद 108 आ जाते हैं। Which one of the following has been wrongly listed as an agency of public opinion? अब यहाँ पे पूछ रहा है पब्लिक ओपिनियन के बारे में कि निम्न में से कौन लोक राय की साधन की सूची में गलती से सम्मिलित किया गया? अखबार, शिक्षा संस्थाएं, राजनीतिक दल, ऊपरी कोई नहीं। तो क्या क्या हो सकता है? प्रेस लोक राय बनाने में क्या महत्व रखता है? यस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ रखती हैं? बिल्कुल रखती हैं। तो सही ऐसा कोई नहीं है जो इसमें से नहीं हो, इसलिए ऊपर भी कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी। आगे बढ़ते हैं, 109 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है? तो 109 नंबर क्वेश्चन, हु सेड द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिपेंड्स upon the degree to which the public opinion is sound, well developed and effective in controlling the action and the policies of government. लोकतंत्र सरकार की सफलता इस पर निर्भर है, एक्चुअली लोकतांत्रिक सरकार की सफलता इस पर निर्भर होना चाहिए, लोक राय कितने दर्जे से सशक्त, विकसित और प्रभावी है कि सरकार की करनी और नीतियों पर नियंत्रण कर सके। ये किसने कहा है कि लोक राय कितने दर्जे तक सशक्त है, कि पब्लिक ओपिनियन जो है तब जो सरकार पे कितना दबाव बना सकती है और उसके अकॉर्डिंग जो नीति बनाने पे मजबूर हो अगर सरकार, तो माना जाता है कि प्रजातंत्र सफल है। अगर प्रजातंत्र में लोगों की राय न लेके जो सरकार चाहे वो करती रहे और प्रजा को दबा के रखे कि प्रजा को मानना ही पड़ेगा, धीरे धीरे मान ही जाएगी, प्रजा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसे में सरकार की तो सफलता है लेकिन प्रजातंत्र की सफलता नहीं मानी जाएगी। तो प्रजातंत्र की सफलता किस पे डिपेंड करती है कि कितना लोक राय से कितना प्रभावी, सरकार के ऊपर कितना प्रभाव है। तो इसको कौन कहता है? बार्कर, गार्नर, मैकाइवर, गेटल। बार्कर, गार्नर, मैकाइवर, गेटल। तो इसका सही आंसर क्या है? गेटल कहते हैं। ऐसी बात, गेटल कहते हैं प्रजातंत्र तभी अच्छा है जब सरकार जनता के दबाव में काम करे। 109 के बाद 110 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो विषय समुदाय को प्रभावित करता है या दिलचस्पी पैदा करता है, ऐसे विषयों पर आदमियों के विचारों का पूर्ण योग ही लोक राय या पब्लिक ओपिनियन सामान्यतः दर्शाते हैं। यह कथन किसने दिया? पब्लिक ओपिनियन इज कॉमनली यूज्ड टू डिनोट द एग्रीगेट ऑफ द व्यूज मैन होल्ड रिगार्डिंग मैटर्स दैट अफेक्ट और इंटरेस्ट द कम्युनिटी हु मेड द अबव स्टेटमेंट। इसमें कौन कह रहा है ये सर? तो अगर सही देखें, ब्राइस, बार्कर, गार्नर, ग्राहम वेल्स। ब्राइस, बार्कर, गार्नर, ग्राहम वेल्स में से कौन है? इसका सही आंसर है ब्राइस। ब्राइस जो है ये कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो प्रभावित करने वाला हो। इसी के साथ ही अगर सेल्टन का देखें तो पब्लिक ओपिनियन इज रिफर टू व्हाट पीपल थिंक एंड व्हाट फॉर देयर इकोनॉमिक कॉमन लाइफ, कि उनके अकॉर्डिंग जो पब्लिक ओपिनियन है या जो लोक राय है, वो जो लोग सोचते हैं अपने कॉमन जो जीवन है
उसके आसपास की जो चाहते हैं उसके लिए, वही पब्लिक ओपिनियन है। तो वो तो सेल्टन का है, लेकिन ये ब्राइस का जो है सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 110 के बाद 111 पहुँचते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुसाइडल टू द ग्रोथ ऑफ हेल्दी पब्लिक ओपिनियन। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। लोक राय की सशक्त वृद्धि के लिए निम्न में से कौन आत्मघातक है? आत्मघातक है टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, सनसनीखेज पत्रकारिता। टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, येलो जर्नलिज्म। टेलीविज़न पब्लिक ओपिनियन बनाती है और इसको देखें एक तरह से तो पॉजिटिव है, रेडियो बनाता है पॉजिटिव, सिनेमा भी पॉजिटिव बनाता है पब्लिक ओपिनियन। येलो जर्नलिज्म मतलब अपने बारे में किसी पैसा दे के जर्नलिस्ट को अच्छा छपवा लेना, कि अगर मान लीजिए सरकार करती है या प्राइवेट कंपनी करती है या कोई एनजीओ करता है या कोई भी संस्था, कि वो न्यूज़ के फॉर्म में तुला रहा है कि न्यूज़ आया कि इन्होंने ये किया, लेकिन ये जो है ये चीज़ पैसा लेके कर रहे हैं और वो उसका ऑथेंटिसिटी नहीं जांच रहे हैं, तो क्या होगा, इससे पब्लिक ओपिनियन तो बन जाएगा लेकिन वो सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा एग्जैक्टली हो नहीं रहा है। तो येलो जर्नलिज्म बहुत ख़तरनाक होता है कि जब आप किसी को फेवर लेते हैं, सिर्फ पैसा लेके नहीं, मान लीजिए गवर्नमेंट से आपका है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि, या कोई भी एजेंसी बोली, कोई कंपनी बोली कि हम आपको साल में 5,000 करोड़ का ऐड देंगे, आप हमारा ये न्यूज़ कुछ भी करेंगे उसको दिखाते रहिए। तो आप इस कंपनी को तो दिखा रहे हैं, बाकी कंपनियों को नहीं दिखा रहे हैं, तो इसका क्या होगा कि इनकी इमेज ख़राब हो जाएगी। या इसी तरह सरकार को तो दिखा रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है, विपक्ष को नहीं दिखा रहे हैं। या इसी तरह से आप किसी खास एनजीओ को या किसी व्यक्ति को, किसी सोशल वर्कर को दिखाते हैं उससे कुछ और फेवर लेके, तो इसको कहते हैं येलो जर्नलिज्म या सनसनीखेज पत्रकारिता जो है। उससे क्या होगा कि कुछ भी जो मैटर नहीं करता होगा वो चीज़ें आप दिखाएंगे और जो चीज़ें मैटर करती वो छुपा ले जाएंगे। तो ये इसका सही आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं, 11 के बाद हम 112 पहुँचते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जॉर्ज हॉरेस गलप हु इन्वेंटेड द मेथड ऑफ गलप पोल हेल्ड फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन अच्छा है कि ये भी पूछा सकता है गलप पोल क्या है। जॉर्ज हॉरेस गलप, जिसने गलप पोल पद्धति का आविष्कार किया, वो कहाँ से थे? तो गलप पोल पहले क्या है? तो गलप के नाम से गलप पोल है। ये ओपिनियन पोल जो होता है इन्हीं से आया है, कि ये सबसे पहले इन्होंने ही ओपिनियन पोल कह सकते हैं लाए थे 60s 70s में वहाँ पे अमेरिका में, और वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। उससे पता चल जाता था कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी या वोटिंग पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें। और आज के समय अगर देखें तो ज़्यादातर ओपिनियन पोल इन्हीं के आइडिया पे, किस तरह से सैंपल लेना है, क्या करना है, वो उन्हीं के आइडिया पे चलता है। तो इसलिए अब ये थे कहाँ के, मैंने बात में तो बता ही दिया कहाँ पे थे। ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन, अमेरिका। अमेरिका में ये पहली बार 60s से शुरू करते हैं, 70s 80s में काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं कि गलप पोल करके, और इसके बेसिस पे ही आज के समय में भी जितने ओपिनियन या एग्जिट पोल होते हैं तो ये इनके आइडिया पे ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं 112 के बाद 113। लोक राय इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोक राय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पब्लिक ओपिनियन प्लेज अ वाइटल रोल इन, किस चीज़ में? डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक पद्धति में, डिक्टेटोरियल सिस्टम में, तानाशाही पद्धति में, बोथ डेमोक्रेटिक एज वेल डिक्टेटोरियल सिस्टम में, दोनों में, स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो किस में होगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में पब्लिक ओपिनियन का ज़्यादा महत्व कहाँ है? लोक राय का डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, बाकी जगह पे तो तानाशाही में तो आप बोल नहीं सकते ज़्यादा, लोकतंत्र तो तानाशाही दोनों मिला के दोनों में नहीं। तो इसी तरह से अगर देखें तो लोकतंत्र में सबसे अधिक जरूरत है पब्लिक ओपिनियन की। तो 113 का सही ये हो जाएगा। 114 देख लेते हैं हम लोग। फिर से, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज ए फीचर ऑफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाक्य स्वतंत्रता इसकी विशेषता है लोकतांत्रिक संविधान की, सर्वसत्तात्मक संविधान की। लोकतांत्रिक एवं सर्वसत्तात्मक संविधान दोनों में, ऊपर कोई नहीं। फिर से वही चीज़ आ गई। टोटलिटेरियन में क्या होगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी क्या? वाक्य स्वतंत्रता होगी क्या? नहीं। वहाँ पे जितना आपको दिया गया उतना बोलिए, उससे ज़्यादा बोलेंगे तो फिर आपको पनिश किया जा सकता है, आपको सजा दी जा सकती है। तो ये सारे चीज़ नहीं होगी। लोकतंत्र में भी यही चीज़, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी
डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में ही होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको वो आज़ादी देता है। तो आगे बढ़ते 114 का ये हो गया, 115 देख लेते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच? कौन सा ऐसा संविधान है, निम्न में से कौन सा संविधान वाक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं स्वीकृत करता है? तो इसमें क्या क्या है? 1874 का स्विस संविधान, 1936 का रूसी संविधान, 1946 का जापानी संविधान, ऊपर कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ये है 1936 का रूसी संविधान, या इसको रूसी यहाँ पे ना होकर सोवियत संघ कहेंगे तो बेटर होगा। सोवियत संघ का जो संविधान था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देता था। वो कहता था कि वहाँ पे जो कम्युनिस्ट शासन था वो रिस्ट्रिक्शन लगाता था फ्रीडम ऑफ स्पीच में, कि जो सरकार है वो जनता की भलाई के लिए, मजदूर वर्ग के भलाई के लिए काम कर रही है, और उसको क्रिटिसाइज़ करना है मजदूर वर्ग के क्रिटिसिज्म। तो इसलिए वहाँ पे वो क्रिटिसिज्म नहीं अलाउ था उस समय। तो बी इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 116 पे देख लेते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? बहुत ढेर सारे कथन है, 4 कथन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? अंग्रेज विधिवेत्ता ब्लैकस्टोन नहीं मानता था कि वाक स्वतंत्रता के लिए सेंसर व्यवस्था कोई अड़ंगा बन सकता है। तो ये सेंसर व्यवस्था कह रहे हैं। इसके अलावा 19वीं सदी के फ्रेंच तत्वज्ञानी, फ्रेंच तत्वज्ञानी नहीं मानता था कि वाक स्वतंत्रता के लिए सेंसर व्यवस्था कोई अड़ंगा बन सकता है। अमेरिकी कोर्ट यह नहीं मानता कि पूर्व सेंसर व्यवस्था वाक स्वतंत्रता के लिए कोई प्रतिबंध है। ये सारे लोग मानते हैं कि वाक स्वतंत्रता के लिए ये प्रतिबंध है। ऊपर सभी मानते हैं कि सेंसर व्यवस्था या वाक स्वतंत्रता के लिए नियंत्रण है। सेंसर का अगर आप कर रहे हैं किसी चीज़ को तो नियंत्रण ही कर रहे हैं ना। सेंसर बोर्ड भी होता है जैसे हमारे यहाँ फिल्म के लिए, तो वो भी क्या करता है? फिल्मों को नियंत्रित करता है, उसमें क्या चीज़ बोली जा सकती है क्या नहीं, क्या चीज़ दिखाई जा सकती है क्या नहीं। तो ब्लैकस्टोन ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऊपर सभी लोग मानते थे कि वाक जो सेंसरशिप है वो नहीं होनी चाहिए वाक स्वतंत्रता के लिए। और प्रायर सेंसरशिप, एक्चुअली जो ब्लैकस्टोन थे वो प्रायर सेंसरशिप के अगेंस्ट में थे। प्रायर सेंसरशिप मतलब अभी बात छपी ही नहीं है, अभी बात हुई नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से ये रोक लगा दी गई कि इस तरह की चीज़ें नहीं छापी जा सकती हैं, कि सरकार की किसी पॉलिसी की आलोचना नहीं की जा सकती है, या इस चीज़ को छापने से दंगा भड़क सकता है। अभी दंगा भड़का नहीं है, दंगा भड़कने के बाद अगर उस पर एक्शन लिया जाए तब तो समझ में आ रहा है, लेकिन अभी कुछ हुआ ही नहीं है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है, इसलिए पहले से ही रोक दिया जाए। तो ये जो कोई भी पॉलिसी इस तरह की जो होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है, और डेमोक्रेसी कंट्री में बहुत ख़तरनाक हो जाती है कि जो चीज़ हुई नहीं है, जैसे आशंका पे, जैसे ब्रिटिश हुकूमत करती थी कि आशंका पे ये चीज़ें कर दी जाए, रोक दी जाए। तो ब्रिटिश हुकूमत की अभी बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ भी है, इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि प्रायर अरेस्ट कर लिया जाता है कि हमको लगता है कि इनके रहने से दंगा भड़क सकता है, इसलिए अरेस्ट किया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, तो वहाँ तो ठीक है अरेस्ट कर लिया गया कि दंगा भड़काने में फिजिकली हाथ है, लेकिन पेपर न्यूज़पेपर जो हैं उनको रोकना ये गलत होता है, माना जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। तो ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 116 के बाद 117 देख लेते हैं। 117 क्वेश्चन क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेस हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर ड्यू टू। अब ये कह रहे हैं कि जो प्रेस का इम्पोर्टेंस है, ये माफ़ कीजिएगा इसको इंग्लिश में, ये हिंदी में नहीं है लेकिन मैं हिंदी में समझा दूँगा कि प्रेस जो है उसका जो इम्पोर्टेंस, उसका महत्व जो है वो कुछ सालों से, विगत कुछ सालों से बढ़ गया है। क्यों? स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग हुआ कि शिक्षा का विस्तार जो हुआ उसकी वजह से, प्रिंटिंग प्रेस जो मशीन हुआ ये प्रिंटिंग मशीन उसकी वजह से, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर इन लार्ज कि कागज़ का निर्माण बहुत ज़्यादा होने लगा, इंट्रोडक्शन ऑफ क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो संचार के माध्यम है, मतलब बस ट्रक, आपके पास ट्रक ज़्यादा है, इधर से उधर ले जा सकते हैं, रेलवे है, फ्लाइट है, तो इसकी वजह से। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो प्रेस की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज़ है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। जब एजुकेशन ज़्यादा होगी तो ही लोग ज़्यादा पेपर पढ़ेंगे, जब पेपर ज़्यादा पढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों की ज़रूरत
होगी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है एजुकेशन का यहाँ पे होना, क्योंकि एजुकेशन पहले नहीं, या आप देख सकते हैं इसका बहुत सिंपल से, जहाँ पे एजुकेटेड लोग ज़्यादा वहाँ पे सेल जो है अखबारों की ज़्यादा है, जहाँ एजुकेटेड लोग कम हैं वहाँ सेल कम होगी, और जहाँ बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है तो वहाँ पे इस पर क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते, पढ़ने चाहें भी तो नहीं पढ़ सकते। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 118 आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूड्स राइट टू प्रिंट एंड पब्लिश न्यूज़ एंड व्यूज़। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, वो उसमें क्या क्या है ये पूछ रहे हैं। राइट टू प्रिंट एंड पब्लिश न्यूज़ की जो समाचार है उसको प्रकाशित करना और उसको छापने की स्वतंत्रता। टू डिस्ट्रीब्यूट और सर्कुलेट द प्रिंटेड मटेरियल, अब ये छपा हुआ मटेरियल है इसको वितरण किया जा सके, इसको बांटा जा सके और सर्कुलेट किया जा सके। टू कमेंट ऑन पब्लिक अफेयर्स एंड क्रिटिसाइज पब्लिक मैन एंड मेजर्स, कि जो पब्लिक अफेयर की चीज़ें हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर कमेंट करना, उन पर टीका टिप्पणी करना, और साथ ही जो पब्लिकली जुड़े हुए हैं, अधिकारी हों, नेता हों या सरकार हो, उन पे उनकी आलोचना कर पाना। अगर ये फ्रीडम है कि अगर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी आलोचना कर पाना, या जनता जिस चीज़ से परेशान है उसके लिए उनकी आलोचना कर पाना, ये सारी चीज़ें क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ी हुई हैं या प्रेस की स्वतंत्रता से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। ये अबव ऑल, इसका लिए डी इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 119 में देख लेते हैं क्या है। 119 जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन जैसा हम हमेशा करते हैं करेंगे, जिससे आपको ये चीज़ें याद रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में कौन सी चीज़ नहीं आती है, नहीं यहाँ पे लिखा है, नॉट फॉल अंडर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। राइट टू प्रिंट पब्लिक न्यूज़ एंड व्यू, कि पब्लिक का जो समाचार है और उसका दृष्टिकोण वो छापने का अधिकार है। राइट टू गैदर न्यूज़, समाचार इकट्ठा करने का अधिकार। फ्रीडम नॉट टू पब्लिश एनी न्यूज़, आर्टिकल, कॉरस्पॉन्डेंस और अदर मैटर, कि आपको वो फ्रीडम है कि आप कोई न्यूज़ ना छापें, आर्टिकल ना छापें, कॉरस्पॉन्डेंस या अदर मैटर वो ना छापें, ये भी है। तो तीनों ही तो हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं है। तो नन अबव द 19 का डी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये भी है कि हम अगर नहीं छापना चाहते हैं तो भी हमको मना कर सकें। कि मान लीजिए कोई सरकारी ऐड है या किसी कंपनी का ऐड है और प्रेस छापने के लिए बोलते हैं, तो अगर हम मना कर दें कि हम नहीं छाप सकते, मान लीजिए गुटखे का ऐड है, अब गुटखे का ऐड तो आ रहा है, कोई न्यूज़पेपर उसको मना करना चाहे तो क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आएगा? बिल्कुल आएगा। या सिगरेट का ऐड है, तो अगर ऑफिशियली बैन नहीं है तो भी मना कर सकता है, उसको लगता है कि ये चीज़ें एथिकली, मोरली, नैतिकता से गलत हैं, इसलिए मना कर सकता है। मना करने का अधिकार है तभी फ्रीडम ऑफ स्पीच मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद हम अपना जो काम है वो करेंगे, जिसको हम कहते हैं रिवीजन। इंडियन फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, अब भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है, भारत में प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो किस आर्टिकल के तहत मिलती है और कहाँ पे किस तरह से लिखा हो? क्या प्रेस की स्वतंत्रता का कोई आर्टिकल है हमारे यहाँ भारतीय संविधान में? नहीं है। तो इंडियन फ्रीडम में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए क्या है? स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या अब स्पेसिफिकली उसके लिए प्रेस की स्वतंत्रता के लिए क्या कोई कानून बनाया गया है? स्पेशली ऐसा नहीं है। इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है आर्टिकल 19 में डाला गया है? हाँ। अवेलेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया अंडर लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ये लॉ ऑफ पार्लियामेंट के तहत मिलता है? नहीं। अवेलेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू मिलता है? ऐसा भी नहीं है। ये संविधान में वर्णित है और संविधान का जो आर्टिकल 19 है जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसमें प्रेस को भी एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है, आम जनता को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और साथ ही साथ उसी में इंक्लूड माना जाता है प्रेस के लिए भी। तो आर्टिकल 19 है। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमने कहा है कि क्विक रिवीजन करेंगे, आप हमारे डिटेल देख सकते हैं, लेकिन डिटेल देखने से पहले जो हमने पिछली क्लास में अभी तक कुछ मेजर चीज़ें जो पढ़ी थी
उनके बारे में देख लेते हैं, जिससे हमको बेसिक आइडिया हो जाए कि कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं कई बार पढ़ने के बावजूद, तो वो चीज़ें ना भूलें। तो एक सेकेंड में यहाँ से आते, तो जॉइंट इलेक्टोरेट के बारे में हमने पढ़ा था कि जॉइंट इलेक्टोरेट क्या होता है, जहाँ पे सभी लोग सभी के लिए वोट करते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट हमने पढ़ा था कि सिर्फ खास कम्युनिटी के लोग, खास इलेक्टोरेट कैंडिडेट भी होते हैं, खास ही इलेक्टोरेट जो उनको चुनने वाले वोटर होते हैं वो भी खास कम्युनिटी के ही होंगे। रिजर्व क्या होता है, उसमें कैंडिडेट तो किसी खास कम्युनिटी का होगा लेकिन वोटर सभी लोग होंगे। मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में कई लोग चुने जा सकते हैं। और इसके अलावा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है उसको हेयर सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति को अगर उन्होंने वोट दिया है फर्स्ट चॉइस में, वो पीछे छूट गया है तो हम सेकंड नंबर जिसको दिया है वो हमारा फर्स्ट मान लिया जाएगा। लिस्ट सिस्टम क्या होता है, लिस्ट सिस्टम में होता है जिसमें पार्टी अपनी अपनी एक लिस्ट देती है, जिसके तहत वो अपने जितने परसेंट वोट आएंगे उतने मेंबर उनके सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। और इसके बाद फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन किसने दिया था, मीरा भाऊ ने दिया था। वॉइस ऑफ पीपल ऑफ मे बी द वॉइस ऑफ गॉड, जो जनता की आवाज़ है वो गॉड की आवाज़ भी हो सकती है, ये किसने कहा था, हेनरी मैन ने किया था। आईपीसी का फुल फॉर्म पूछा था, इंडियन पीनल कोड, आपको सबको मालूम है कि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनता है वो कहाँ पे होता है, जैकोबिन कॉन्स्टिट्यूशन माना था फ्रांस का। इसके अलावा जो पूछा गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके थ्रू बनी थी, तो कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 का, उसके तहत जो है कैबिनेट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। इसके अलावा रेडिकल पॉलिटिक्स जो है वो क्या डिनोट करती है, वो चाहती है कि पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आए। इसके अलावा ब्रिटेन की पार्टी, दो मेजर पार्टी पूछी गई थी कि लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। यूएस की दो पार्टी पूछी गई थी कि जो डेमोक्रेटिक और लिबरल पार्टी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी, सॉरी। इसके अलावा जो है हमने देखा था कि टोटलिटेरियन स्टेट में क्या होगा, सिंगल पार्टी सिस्टम होगा। वन पार्टी सिस्टम भी कैसा होगा, वो वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होगी, दूसरी पार्टी अलाउड नहीं होगी। इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं, तो कॉमन इंटरेस्ट को जो फुलफिल करते हैं वो इंटरेस्ट ग्रुप माने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी। इसके अलावा जो प्रेशर ग्रुप क्या होता है, दबाव समूह होते हैं जो सरकार पे या दूसरे एजेंसीज पे दबाव बनाते हैं ताकि उनके हित की बात मानी जाए। वो डायरेक्टली इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते या पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, ऑल्दो वो सोशल एक्टिविटी या कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करते हैं। और कई बार ऐसे भी ग्रुप होते हैं जो किसी खास एजेंडा के लिए बनाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करेंगे, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपको वीडियो सही लग रहा है तो आप ज़रूर इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हमारा फ़ोन नंबर है 6001203135। व्हाट्सएप कर सकते हैं 6001939975 पे। वेबसाइट है www.capitalstudycircle.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से है। ईमेल thecapitalstudy20@gmail.com। और हमने जो बताया कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च के लिए भी हमारी बहुत अच्छी टीम है जो उसमें आपको हेल्प कर सकती है, और बहुत नॉमिनल फ़ीस या फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमारे तमाम सारे जो लोग हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। जुड़े रहिए, देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर कीजिए। जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। आप सिर्फ इसमें जो बताई गई डिटेल है और इन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है, ये मैं बोल सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।